हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ। और जो क्लास है दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। या जो प्ले लिस्ट बना है उसमें आपको इसके बाद की भी जो सारी वीडियो बनने वाली हैं वो सभी वीडियो आपको एक साथ वहां से मिलेंगे। देखिए, इसमें जो सिलेबस में आपके दिया गया है 2022 के वैकेंसी में, उसमें आपको 20 मैथ पूछे जाने हैं। तो लेकिन इससे जस्ट पहले क्या था, पहले था 25 नंबर का मैथ पूछा जाता था और 25 नंबर का 25 क्वेश्चन भी होता था। लेकिन इस बार जो 20 क्वेश्चन है यह 40 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। हालांकि हम इसके माइनस मार्किंग क्या है, कितना नंबर मिलने वाला है, इसके विषय में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 3 संख्याएं इतना है, फिर इनका एचसीएफ बताया जा रहा है कि 6 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड क्या देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे ए बी सी 3 नंबर है और 3 नंबर का यदि हमें एचसीएफ 6 बताया जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसके आधार पर कुछ ऐसी संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। और इन संख्याओं को यदि हमें एचसीएफ इन संख्याओं का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 15 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, ऐसे करके 3 गुणे 5। और यदि हम 20 की करते हैं तो 2 दूना के 4, 5 20 हो जाएगा। फिर 25 का यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। और देखते हैं कि जो हमारा कॉमन पार्ट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 5। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि यदि इस 5 को हटा दिया जाए, यानी इसके एचसीएफ को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा 3, 2 दूना के 4 और 5 से ये तो 5 ही बचेगा। और इसको यदि हम काटें तो 3 5 15, सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 से चौके 20, 5 5 25 हो जाएगा। यानी इस बात को हम कह सकते हैं क्या, कि इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो एचसीएफ के निकालने के बाद मिलता है। यानी हमारे कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि जब संख्याओं का एचसीएफ दिया हो तो इस बात को, यह बात समझिए कि उस संख्याओं का कॉमन पार्ट दिया है। क्या है, कॉमन पार्ट। तो यानी पहली जो संख्या होगी ए होगी, तो ए संख्या क्या होगी भाई, तो 4 गुणे 6 के रूप में होगी। बी संख्या 3 गुणे 6 के रूप में होगी। और जो सी संख्या है वो क्या होगी, तो ए होगा आपका 7 गुणे 6 के रूप में होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार से यदि हम इन तीनों को जोड़ना चाहें तो नॉर्मल सी बात है, 6 को कॉमन कीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दीजिए। 4 7 3 10 4 14 हो जाएगा। 14 5 70, 14 6 के 84, 6 गुणे 14 यानी कि 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के इसे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बताया जा रहा है, एक वस्तु का को इतना रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 15% का हानि होता है, तो इतना प्रतिशत का लाभ लेने के लिए आपको उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी जो वस्तु है उसको किस मूल्य पर क्या होगा, बेचना होगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें जो बताया जा रहा है कि इतना रुपये में बेचने पर, यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया है, कितना है 210.80। इसमें 15% का क्या होता है, लाभ हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं। जो दूसरा बात बताया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि हम एक सेकेंड सेलिंग प्राइस का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट हो कितना, 9.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, इतना प्रॉफिट होना चाहिए ताकि उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। ध्यान समझिए, हम आपको पहले बता चुके हैं पहले कि यदि 100 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है तो हानि का मतलब यह होता है कि उससे कम जाना और लाभ का मतलब उससे अधिक जाना। यानी 15% हानि का कह रहा है, इसका मतलब 85% पर बेचा गया होगा। यदि 9.5% लाभ की बात कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि 9.5 यानी कि 109.5% पर बेचने के विषय में बात कहा जा रहा है। यानी कि इसका प्राइस दिया है हमें और इसका प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 210.80 डिवाइडेड बाई 85, यानी कि 85% से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% निकलेगा। क्यों भाई, क्योंकि यह जो वैल्यू है यह 85% का ही वैल्यू दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा 1% निकालने के लिए इसमें 85 से डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतना से, यानी कि 109.5। समझ पा रहे हैं, यानी इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए इस बात को, तो उसके बाद आप हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया था। आगे देखिए,
एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय किया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि वह इलेक्ट्रिक स्कूटर से इस दूरी को तय कर रहा है और जो उसका चाल है वो क्या है 3/7 है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले ये बात समझिए कि जो स्कूटर है उसकी वो कितना का दूरी तय कर रहा है, तो 245 कितना समय में 7 घंटे में। तो आपको पता होगा कि जो चाल होता है यानी स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि इसका स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 245 किलोमीटर चल रहा है 7 घंटे में, तो इस स्कूटर का स्पीड हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक साइकिल है तो उस साइकिल का हमें जब स्पीड प्राप्त करना होगा तो ये बताया जा रहा है कि स्कूटर का जो भी स्पीड है उसका 3/7 साल से, सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, यहाँ होना चाहिए क्या चाल, यानी इतना चाल से चलाया जाए तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। यानी जो साइकिल है उसका जो स्पीड है इस स्पीड का इतना गुना है, यानी कि 3/7 गुना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल का हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब स्पीड तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 घंटे में डिस्टेंस क्या तय करेगा, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि जो ये चाल है इसमें हमको टाइम से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे देखिए 7 से काटेंगे तो 7 3 21, यहाँ से बचेगा 3, 7 5 35, 7 से फिर से काट लेते हैं 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 3 15, 15 चौके 60 और 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहानी सारा कुछ सिंपल है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसे हमें कमेंट में दोबारा जरूर पूछिए या मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। आगे देखिए, तो चलिए देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। एक ट्रेन है वो कार की तुलना में 50% तेज चलती है और दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ ए से करते हैं, यानी ए से रवाना होते हैं और 81 किलोमीटर की दूरी पर एक बी स्थान है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है वो स्टेशन पर ठहरने के लिए 12 मिनट का समय लगा रहा है, तो कार का जो चाल है वो कितना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास कार है एक ट्रेन है। ध्यान से देखिएगा, जो कार है और ट्रेन है इनमें क्या है कि कार का जो स्पीड है वो 2 है तो ट्रेन का है वो 3 है, तभी तो उसका आधा अधिक 50% मतलब उसका आधा, एक का आधा कितना होगा, सॉरी 2 का आधा 1 होगा, यानी उससे ट्रेन का है स्पीड उतना ज़्यादा है, यहाँ ये बताया जा रहा है। और एक बिंदु से यहाँ बिंदु है और ये भी बिंदु है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो क्या है 81 किलोमीटर की है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से दोनों लोग रवाना होते हैं, लेकिन जो ट्रेन है बीच में 12 मिनट के लिए रुकती है, उसका स्पीड ज़्यादा है ट्रेन का, इसलिए वो दूसरे बिंदु पर पहुँचने में थोड़ा पहले पहुँच जाएगी, लेकिन 12 मिनट बीच में इसके स्टेशन पे जो स्टॉपेज हैं वहाँ रुकने के कारण यहाँ दोनों सेम समय पर पहुँच रहे हैं, यानी कि बी स्थान ए हमारा ए स्थान है, ए हमारा बी स्थान है, बी स्थान पर एक समान समय में पहुंच रहे हैं। तब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो कार है उसका सही स्पीड क्या है। हम लोग तो इसको अनुपातिक रूप से माने हैं, तो इसको हम लोग 2x और 3x कर लेते तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पता है कि जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, समझते हैं इधर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। अब देखिए तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जो कार का समय लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, तो कार के लिए समय जो हमारा होगा डिस्टेंस हमारा 81 किलोमीटर है, स्पीड क्या है 2x है, और जो ट्रेन का टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, तो 81 है, उसका जो स्पीड है वो 3x है। बशर्ते एक बात इसमें ध्यान में देना है कि जो कार का जो टाइम है वो ट्रेन के टाइम से, जो कार वाला है ये क्या है कार का टाइम है, ये है ट्रेन का टाइम, ये दोनों टाइम भले ही बराबर हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि 12 मिनट जब ट्रेन रुक रही है तब, यानी 12 मिनट वो पहले पहुंच गई है, समझ पा रहे हैं, यानी कि यदि वो रुकती नहीं तो 12 मिनट पहले पहुंचती। अब समझिएगा कि जो 12 मिनट का जो टाइमिंग है उसको हम यदि ट्रेन की दिशा में ऐड करेंगे तब जाके ये दोनों टाइमिंग बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कम समय है, ये उससे ज़्यादा समय है, यानी कि कार वाला जो टाइम है वो ज़्यादा है, ट्रेन वाला टाइम जो है वो कम है, उसमें 12 ऐड करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। सारी बातों को किलोमीटर में दिया है ऊपर में, इसलिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में इसका रिजल्ट भी आ रहा है, इसलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मद्देनजर रखते हुए सारे टाइम को हम लोग घंटा समझ के ले चलेंगे। तो ये हमारा घंटा हो गया, ये भी घंटा हो गया, लेकिन इसको घंटा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा 60 से भाग देना होगा। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा 81 बटा में 2x
माइनस क्या हो जाएगा 81/3x बराबर क्या हो जाएगा 12×5=60। इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 2 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6x हो जाएगा। यहाँ 81 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो 2 से 2x से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ से 2। समझ पा रहे हैं। और इसको 1/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ 81 है तो देखिए, और इसको हम लोग इधर सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 81/6x बराबर में क्या हो जाएगा 1/5। अब ध्यान से देखिए, इसको हम यदि सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए, इसको उधर कर देंगे या इसको काट लीजिए। 3 से 2 बार में 3 से 27, यहाँ 81 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में 5 से मल्टीप्लाई करके 27 × 5 लिख देते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा 2, और इस यक्स को इधर कर देते हैं। हम शॉर्टकट किए हैं, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, हमको क्या करना है, कार का वैल्यू निकालना है, यानी कि 2x का वैल्यू निकालना है। तो हम 2x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, तो 2x का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए, 2x बराबर 2 × 27 × 5/2, और 27 में 5 से गुणा कर देंगे, 20×5 = 100, 7×5 = 35, 135 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये सी वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं। ये देखिए, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड खैर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि समझ में आ गया तो सारी बातें आसान हो जाएंगी। पिछले वर्ष यक्स और वाई दो लोगों का जो आय है वो कितना है, 4:5 था। समझ लेते हैं पहले, यक्स है और वाई है, इन दोनों का जो आय का अनुपात है वो 4:5 है, 4:5। समझ पा रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात, जो पिछले वर्ष है और इस वर्ष का जो आय का अनुपात है वो 3:4 है और 2:3 है। यहाँ 2 दे दिया है, इसका मतलब कि जो यक्स व्यक्ति है उसका पिछले साल का आय और इस साल का आय क्या है, 3:4 है। जो ए व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है उसका जो आय है 2:3 है, इसका मतलब कि 2:3 हो जाएगा। तो ध्यान समझना है, ए वाला आपका पहले का है और ए वाला बाद का है, ए वाला पहले का है, ए वाला बाद का है। समझ पा रहे नहीं, अब का है। हमसे कहा जा रहा है कि वर्तमान आयु का जो योग है वो इतना है, तो यक्स की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि आज के डेट में दोनों लोगों का वर्तमान योग, यानी कि ए वाला और ए वाला अनुपात का योग कितना है, 15,400 है। ठीक है, तो इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए कैसे बनाने का प्रयास करेंगे समझिएगा। हम इस बात को कह रहे हैं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, कलर चेंज करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो पहले का रेट है, पहले का अनुपात दिया है और ये भी पहले का अनुपात दिया है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए क्या, तो आप बोलेगा जी सर। तो हम इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो 3 है और 4 है, तो इनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ही 3 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया ये 12, क्या हुआ 12 हो गया। और उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से केवल एक साइड में होगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड में करना होगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा 12 और 4 चौके 16। समझ पा रहे हैं। याद रखना है कि ये वाला जो है ये अब वाला उसका आय है। अब देखिए, यदि ये 15 है तो ध्यान समझिए, ये भी 15 हो गया, यानी कि जो इनका आय है वो 15 पहले था, और आज के डेट में यहाँ जो नया अनुपात है इसमें 2 बताया जा रहा है, तो हमारी बात तो बनने वाली है नहीं, यानी इसको भी 15 में बनाना होगा इसके बराबर में। तब हम क्या करेंगे, इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 7.5 से, यानी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 में हो जाएगा, यानी आप 5 से करेंगे तो 5 या 15, यानी कि कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 22.5। अब देखिए, इन दोनों के अनुपात में क्या आपको दिख रहा है यहाँ कि पहले 12 था, यहाँ भी 12 हो गया, 15 था 15 हो गया, अब देखिए 16 हो गया, ये हो गया 22.5। अब इन दोनों के योग का अनुपात जो दिया है, वैल्यू दिया है 15,400 दिया है, तो हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो 20 10 30 हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा, क्या 38.5, यानी इन्हीं का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है 15,400 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस जीरो को चाहे तो हटा के इस जीरो को इस साइड में हम लिख सकते हैं और यहाँ से सोल्व करेंगे। देखिए, हम ऐसा कर देते हैं, 7 से कटने वाला है क्या, देखिए 7 5 35, ये तो हट गया दशमलव, यहाँ से 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 से 11 बार में से नहीं, 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 दूना के 22,
अब देखिए इस 5 से 2 बार में ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं और इस 2 का 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4। अनुपात का जो वैल्यू निकलेगा वो 400 निकलेगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ 400 हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, यक्ष की वर्तमान आयु। यक्ष कौन है? ए है। हमें निकालना क्या है? 16 अनुपात का वैल्यू निकालना है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 16 अनुपात है। तो 16 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 16 गुणे 400 यानी कि 16 चौके 6400। देखिए जो तरीका हम आपको बता रहे हैं यही आपका सबसे अच्छा तरीका होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें फास्ट क्वेश्चन को करना पड़ता है। हरी ने 2 वस्तुओं ए और बी को कुल मिलाकर 1250 रुपये में खरीद रहा है। उसने ए को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा। फिर बताया जा रहा है क्या, यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से के दोगुने से 75 कम है तो बताया जा रहा है कि ए का क्रय मूल्य क्या है। यदि इस क्वेश्चन को आप मेथड द्वारा बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कोशिश कीजिए कि उसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से बना रहे हैं तो जल्दी से बनेगा। जैसे हरी ने 2 वस्तुओं ए और बी को खरीद रहा है, लास्ट में आपसे पूछ रहा है क्या कि ए का क्रय मूल्य क्या है। तो ए का क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 550 रुपया है। क्या है? ए का सीपी है। ठीक है, तो आप बताइए कि ए को यदि 550 रुपये में खरीद रहा है तो बी को कितना में खरीदना चाहिए कि दोनों मिलकर 1250 रुपया हो जाए। तो आप बोलिएगा सर 700, बी को 700 रुपये में खरीदना चाहिए। ये तो हमारा क्वेश्चन के सॉरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। अब हम लोग एक बार मिलाने का प्रयास करते हैं। क्या उसने ए को 20% हानि पर बेचा। जब 20% हानि पर बेचेगा इसका मतलब 550 के 80% पर बेचेगा क्या। देखिए ये जो भी हमारा लैंग्वेज आप सुन रहे होंगे उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो कि हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो तरीका है ये आपको पहले जस्ट अभी भी बताए हैं। हालांकि देखिए हम बोल रहे हैं कि लाभ लेने का मतलब होता है कि उससे आगे बढ़ना, हानि लेने का मतलब होता है उससे पीछे आना। यानी 20% का हानि मतलब 80, 20 इसमें से घटा देंगे। 40% का यदि लाभ लेना है हमको तो 140 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये सब हमें जानकारी के तौर पर हम पहले से देते आ रहे हैं। अब देखिए इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, यानी 440 रुपये में इस चीज़ को बेच रहा है। दूसरे बात को देखें हम तो जो बी है वो 15% लाभ पर, तो इसका 15% लाभ का मतलब क्या हो गया? 700 का 115%। इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 7 5 35, 7 के साथ 3 10 हो जाएगा, जीरो कैरी हो जाएगा कितना? 1, 7 के साथ 7 1 8, यानी 805 रुपये हमें देखने के लिए मिल रहा है। हमसे क्या कहा जा रहा है लास्ट में कि ए का जो विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम है। तो इसका यदि दोगुना किया जाए, ये देखिए 400 कितना है? 40 है। तो 440 का मतलब है कि इसका दोगुना करने का मतलब है कि कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। 880 होने का मतलब बताइए इन दोनों का जो डिफरेंट है बीच का, यानी दोगुने से 75 कम है। इसके दोगुने से 75 कम है क्या? देखिए यहाँ 75 एक कम हो रहा है क्या? तभी तो इन दोनों का माइनस क्या आएगा? 75 आएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है ए है वो सही है। हालांकि इस बात को कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकन है, तो इस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी हैं। भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं। जबकि जो सी पाइप है उसे 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, फिर तुरंत सी को बी के साथ खोल दिया जाता है। अब पूरी तरह से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ए है, बी है, सी है। ए क्या है? निकालने वाला है, ए भरने वाला है। तो ये जो है ये 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में 15 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी है वो अकेले 12 मिनट में भर सकता है। हम इसके एलसीएम को निकालेंगे, 60 हो जाएगा। और 60 होने के बाद हम क्या करेंगे? 10 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। सी में यदि करें तो 12 5 60 हो जाएगा। यदि हम इस बात को कहें तो ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि जब टैंक पूरा भरा हो तो ए और बी को 4 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, ए बी मतलब कि 6 और 4 यानी 10 को 4 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, तो 40 चलेगा। ये दोनों खाली करने वाला है, इसका मतलब 60 में से 40 खाली करेगा, बचेगा कितना? 20। ये हमारा टोटल वर्क है। अब देखिए जो सी है वो उसका जो डिमांड है उसका कैपेसिटी है वो क्या है? 5 है, यानी 5 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से भर सकता है। लेकिन बी और सी को साथ में चलाया जा रहा है 4 मिनट के बाद, तो 5 ये भरेगा और 4 एक खाली करेगा। इसका मतलब लास्ट रिजल्ट हमारा यहाँ से क्या निकलेगा? 1।
इसका रिजल्ट 10 था। तो इसको कितना समय तक चलना होगा कि 20 यूनिट जो पानी अभी उसमें बचा हुआ है, सॉरी, इसमें 20 यूनिट पानी बचा हुआ है, इसके अलावा जो 40 यूनिट खाली हुआ है उसको फिर से भर दिया जाए, यानी जो भरने में कितना समय लगेगा इसके विषय में कह रहा है। जो टाइम लगेगा उसे 40 यूनिट भरना है, किस स्पीड से, अब 1 की स्पीड से भरना है, इसका मतलब 40 मिनट उसका समय लगेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है 7 मीटर गहराई है, 20 मीटर त्रिज्या है, खाली, यहाँ बेलाकार लिखा है, यहाँ बेलाकार नहीं बल्कि बेलनाकार होगा, क्या होगा, बेलनाकार। देखिए इसमें इतना बेलनाकार टैंक में को अधिकतम कितना समय, सॉरी कितना पानी भरा सकता है इसके विषय में पूछा जा रहा है। यानी उसकी क्या क्या बताया जा रहा है, हमें हमें हाइट बताया जा रहा है, गहराई है 7 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या यानी आर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। इसमें देखिए, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, मीटर, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि यदि आपको जो बेलनाकार दिया है की जगह, हम एक पहले बेलन को ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए अब देखिए इसमें जो त्रिज्या है और ये हमारा हाइट है, हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या। इनके आधार पर जो इसका फॉर्मूला है आयतन का वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। कैसे भाई, पाई आर स्क्वायर इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसी में एक ऊंचाई लग गया है तो बेलन बन गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो हम इसी के आधार पर बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 × 20 हो जाएगा, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, एच का मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, 4 दूना के 8, डबल जीरो यानी 8800, यानी 8800 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा इस मात्रक का, क्योंकि क्यूब में ही वॉल्यूम का मात्रक चलता है, एरिया का मात्रक स्क्वायर में चलता है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष के लिए निवेशित उतनी ही राशि का साधारण ब्याज से 35 क्या है कम है, तो धनराशि की गणना करें। समझिए हम इस बात को बनाने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यक्स हमारे पास धन है, उसका 10% के हिसाब से 3.5 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 10 में इससे मल्टीप्लाई करके, नहीं 2 वर्ष के लिए रखता तो 20% हो जाता, 3 वर्ष के लिए 30%, 3.5 वर्ष के लिए इसका मतलब 35% होगा। इस बात को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझ रहे होंगे। 35% डायरेक्ट निकालिए कि 3.5 वर्ष के लिए 35% हुआ। अब आपको समझना है यहाँ कि इतना जो इसका ब्याज है वो 9% पर, उसी धनराशि पर क्या करना है, 9% पर 4.5 वर्ष के लिए। 4.5 वर्ष के लिए 9% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 4 वर्ष में 9 चौके 36 हो जाता, और 36 4 40 यानी 41.5% हो जाएगा क्या, यानी कुछ नहीं करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को यहाँ लिख देना है, ठीक है। जो इस पे धनराशि है उसका ब्याज क्या है, 55 रुपया कम है, इसका जो इसका ब्याज है इससे इतना से कितना है 55 रुपया कम है, समझ पा रहे हैं, यानी कि इसके इतना % ब्याज से 55 रुपया कम है। तो 55 रुपया कम कौन है भाई, इस बात को समझने की जरूरत है कि 55 रुपया आखिर कम कौन है। निवेशित उतनी ही धनराशि साधारण ब्याज से कम है, यानी ए वाला जो धनराशि है वो कम है, समझ पा रहे हैं। तो है इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, या आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को मिलाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आप यक्स का वैल्यू निकालिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला देखिए हम लोग डायरेक्ट देखने का प्रयास करते हैं, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, यक्स का वैल्यू बस निकालना है। देखिए यहाँ बोर्ड मास है, बोर्ड मास में पहले हम ऑफ को तोड़ते हैं जैसा कि आपको पता होगा। देखिए 4 3 12 1 13, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि 13/4 होने वाला है, इसको हम लोग हटा देते हैं। 4 3 12 1 13, 13/4, यहाँ ऑफ है इसलिए हम इसको पहले सोल्व करेंगे, 13 से 13, 4 दूना के 8, ऐसे कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा 4/5 है, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है, यानी जो 2 है वह ऊपर नहीं बल्कि अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो 2/5 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को हम लोग को दे देते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ऊपर वाले बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ 8 - 7 होगा, नीचे में उसी तरह से होगा, जस्ट 8 + 7 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ पा रहे हैं। और ऊपर में क्या होगा
1 बचेगा और नीचे में हमारा क्या बचेगा, इस बात को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ 7 8 15, ठीक है, यानी 1/15, यानी हम इस बात को लिख के डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/15, फिर मल्टीप्लाई करना है हमको, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे भाई, 7 चौक 28 और 29 30 हो जाएगा, 30 बटा में कितना हो जाएगा 7, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 3/5। अब ध्यान से देखिए 15 दुना के 30 हम काट सकते हैं। अब देखिए जो हम लेंगे एलसीएम 7 5 35, देखिए 5 7 35, 7 दुना के 14 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर में केवल 2 है, इस बात को समझिएगा, इसका लास्ट रिजल्ट 2/7 है, 7 5 35, 5 दुना के 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस 5 7 35, 7 3 के 21। ध्यान से देखिए 20 10 30, 5 25 25 में से यदि 10 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 15, 15/35 हो जाएगा, 7 से सॉरी 5 से 5 7 35, 5 3 15, यानी 3/7 हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हम कह रहे हैं 7 बार में कट रहा है तो 3/7 हमारा लास्ट रिजल्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा है, अगला देखते हैं। बताया जा रहा है कि 9 संख्याओं का जो औसत है इतना बताया जा रहा है, और 3 संख्याओं का औसत इतना, फिर 3 संख्याओं का औसत इतना, फिर लास्ट 3 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए टोटल 9 संख्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, सबका जो है औसत है वो कितना है 20.6 है। शुरुआते वाला कितना है 26.1 है, और उसके बाद दूसरे का क्या है, यानी दूसरे पार्ट का 15.2 है, तीसरे पार्ट का हमसे पूछा जा रहा है। इस बात को समझने के लिए हम एक काम कर ले रहे हैं, यहाँ 26 बताया जा रहा है, हमको होना क्या चाहिए 20.6, तो आप बताइए 20.6 से ये लोग कितना अधिक हैं, तो आप बताइएगा, हमें बोलेगा सर 20.6 से लगभग 6 में से यानी कि 5.5 कम है क्या, सॉरी 5.5 अधिक है क्या, 5.5 यदि ये लोग अपना दे रहे हैं तो 5.5 गुणे 3 देंगे क्या, 3 लोग हैं यहाँ तो इसलिए 3 दे देंगे। अब इन 3 को हम लोग यहाँ सबमिट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या है भाई, इसमें 15.2 है, इसमें कितना का कमी है, तो आप बोल सकते हैं सर 5.4 का कमी है, इसमें से इसको घटा के देखिएगा तो 5.4 की कमी आपको महसूस होगी। तो 5.4 हम 3 लोग हैं तो 5.4 3 लोगों को हम यहाँ ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना 5.4, तो 5.4 यदि हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो सब में से एक मतलब 0.1 बचने वाला है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा के रूप में क्या मिला 0.1, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि हम इनको देने वाले हैं, समझ पा रहे हैं। तो 0.1 बच रहा है, कितना 3 लोगों का है, इसलिए 3 लोगों के लिए बचेगा और 3 लोगों हम यहाँ सबमिट करने वाले हैं। सबमिट करके हमें क्या लाना है भाई 20.6 ही लाना है। इसका मतलब कि पहले से 20 पॉइंट ये लोग 5 हैं, तब जाके 0.1 सबमिट करने के बाद हमारा आने वाला है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा आंसर बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 20.5। इसके लिए आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जो कि हम कल अभी बता चुके हैं। अगला देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि इस संख्या और इतना संख्या का जो HCF है वो x है, तो x का मान क्या है। ध्यान समझिए इस बात को, x का मान डैश के बीच होगा, कितना से कितना के बीच में होगा, तो आप कुछ मत कीजिए, नॉर्मली है इसको HCF निकालिए। कैसे, यहाँ देखिए परसेंटेज में वैल्यू देके हमसे अनुपातिक पूछ रहा है, तो इसको करेंगे क्या समझिएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 75 बटा में यहाँ 17 है, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा के हम 1/100 करेंगे। क्या करेंगे 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना, समझिएगा। 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो यहाँ 17 है, यहाँ 4 है, तो 17 चौके 68, यानी 3/68 हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं 3:68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं, बस यही पूछ रहे हैं, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला देखिए, सर्दी के मौसम में दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य इतना रुपया से घटाकर इतना रुपया कर दिया है, तब छूट का प्रतिशत कितना है, यानी कितना है भाई 1422 रुपया है, इसमें से इसको कितना कर दिया भाई, तो 1264 कर दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना का छूट दे रहा है, पहले इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा 11, 11 में से 6 घटेगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा फिर से 11, टोटल 11 बचेगा। इसमें से क्या घटने वाला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 12 में से 8 हो जाएगा, यहाँ से फिर 11 में से 6 घट गया, फिर यहाँ से क्या बचेगा 13, 13 में से 12 जब घटेगा तो हमारे पास बचेगा 1, समझ पा रहे हैं, यानी 158 रुपये का वो क्या किया है, डिस्काउंट किया है। तो आपको पता होगा कि डिस्काउंट का पर जो है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी छूट का प्रतिशत कितना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा में MRP इंटू 100 होता है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है 158 का दिया गया है, और MRP मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है, पहले 1422 था, 1422 से हम क्या कर लेंगे
डिवाइड कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप लोग आसानी से काट सकते हैं और काट के हमें आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो फार्मूला वगैरह जो भी अभी आपको बता रहे हैं, इसको याद करने के लिए तो खैर आवश्यकता है ही, लेकिन ये सब कैसे बना है आपको बेसिक क्लास में अच्छा से जानकारी हो जाएगा, और वो बेसिक क्लास आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो बताया जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। छोटे छोटे गेंद हैं, इनकी संख्या को बताना है आपको। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े संख्या से गोले से बनाया जाना है, मतलब बनाया जा सकता है, यानी कि एक बड़े गोले से बनाया जाना है उसको। और इससे छोटी छोटी कितनी गोलियां बन सकती हैं, अब कितने गेंदे बन सकते हैं, जिसका इसका जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है। और इसके बाद यहाँ आपको ये बात समझना है कि इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो छोटा है, इस बात को हम कह सकते हैं यन, छोटे वाले का संख्या जो है वो बड़े वाले की संख्या के बराबर हो गया। इसको छोटे वाले का वैल्यू हम मान रहे हैं, यानी कि छोटे वाले सभी शीशों के गेंदों का आयतन बड़े वाले गेंद के आयतन के बराबर हो गया क्या, तो आप बोलेगा जी सर। तो यन इंटू आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ पा रहे हैं? इसके लिए जो त्रिज्या है इसको हम लोग बड़े आर द्वारा मान रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा क्या। तो आप बोले जी सर। तो इसको काट सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ यन हो गया, मल्टीप्लाई करना है, आर का क्यूब है इसका मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 18 का क्यूब है, इसका मतलब कि 18 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी 18 सेंटीमीटर, इसलिए 18 का क्यूब हो जाएगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ 18 का क्यूब न लिखें, बल्कि ऐसे लिख दें 18 गुणे 18 गुणे 18। इस 2 के 3 से जब हम काटना चाहें इसको, तो 2 से 9 बार में कटेगा, 9 बार में, 9 बार में। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि यन का जो वैल्यू है 9 9 81, 81 में 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। यानी इस बात को हम कहें ऐसे कि जो यन का वैल्यू होगा इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 729 आने वाला है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 100 छात्र हैं, उनके अंक हैं 80 अंक हैं, वरीयता सूची में 15 छात्रों को मतलब शीर्ष के जो 15 छात्र हैं उनको और नीचे के जो 15 छात्र हैं उनका जो औसत है क्रमशः 84 और 74 है। से नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, शेष क्या है, मिसप्रिंट हो जाता है, समझिएगा। तो शेष छात्रों का औसत क्या है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल 100 छात्र हैं, उनका क्या है, औसत अंक 80 है। स्टार्टिंग के जो 15 हैं उनका क्या है, औसत अंक 84 है। और जो लास्ट के 15 हैं उनका औसत अंक 74 है। इसका मतलब इसके बीच में कितने बचे, तो 30 खत्म हो गए, इसका मतलब हमारे पास बचे लगभग 70 ही बचे। ठीक है, हमारे पास 80 यदि अधिक है तो इसका मतलब कि यहाँ 4 इनके पास जो मेन औसत है, मेन औसत से 4 इनके पास क्या है, अधिक है, क्योंकि 84 अंक पाए हैं। जब 4 अधिक है तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि इनके पास टोटल 15 बच्चों में 15 गुणे 4 अधिक होगा। यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ 6 की कमी है, क्या है, 6 की कमी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 6 की कमी 15 बच्चों के साथ होगा। तो जो 4 की अधिकता है इसको हम लोग यहाँ पूरा करने की विषय में सोच रहे हैं। जो 4 की अधिकता 15 बच्चों में है, तो 4 की कमी को दूर करेंगे, इसका मतलब अभी भी 2 कमी क्या है, रह जाएगा। तो 2 कमी 15 बच्चों के लिए जब रह जाएगा तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 कमी को इधर से पूरा कर लेते हैं। जब 2 कमी को 15 बच्चों में हमको बांटना होगा तो इसका मतलब 30 लाकर बांटना होगा, और प्रत्येक बच्चे 70 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे कितना देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यानी जो पॉइंट में आएगा वो ध्यान समझिएगा कि जो प्रत्येक बच्चे दे दिए तो 80 से 3/7 क्या होगा, क्या होगा, उनके पास अधिक रहा होगा तभी तो इतना दे रहे हैं। तो हम ऐसा कर देंगे 80 + 3/7। ये जो तरीका है थोड़ा दूसरा तरीका है, समझ रहे होंगे। जो औसत हमसे पढ़ा होगा उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, कितना आने वाला है भाई, तो 3/7 है, इसका मतलब बहुत कम आने वाला है, 80 पॉइंट कुछ आएगा। तो मेरे पास यही रिजल्ट बन रहा है। कौन सा, तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट बन रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ जो दूसरा रिजल्ट है वही बन रहा है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं इस प्रकार से दिया गया है कि जिसमें कि पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो हम इसको पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्या को हम लोग मान ले रहे हैं। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो इसको 100 मान लेते हैं।
इसको 130 मान लेंगे। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या से 40% कम है, इसका मतलब 40% कम होकर 60 हो जाएगा। कह रहा है कि पहली संख्या का पहली संख्या के साथ और दूसरी संख्या का दूसरी संख्या के साथ योग का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या के साथ जो है, पहली संख्या का वो पहली संख्या के साथ और दूसरी संख्या के साथ योग का अनुपात क्या होगा। मतलब जो पहली संख्या है उसका उसके साथ इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखिए 13 है तो पहली संख्या इसका खुद के साथ, यानी पहली का पहली के साथ कितना योग होगा, तो आप बताइए सर 13 का 13 के साथ यदि हम योग करेंगे तो हमारे पास 26 निकलेगा। क्या हम बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 26 निकलेगा। और पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ कितना होगा, तो 13 फिर पहली और दूसरी का ऐड करेंगे तो 13 6 19 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो 26:19 आ रहा है क्या, ये दोनों कटने वाले भी नहीं है, तो 26:19 कहाँ आ रहा है हमारा, 26:19 तो हमारे पास कहीं मिल नहीं रहा है, तो कैसे होगा भाई। तो शायद इसमें हम लोग आंसर को सही नहीं लिख पाए हैं, यहाँ 26 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला देखिए, देखिए जो इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक वस्तु का कीमत है वो 20% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का जो अंतर बताया जा रहा है वो इतना बताया जा रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या थी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, ये क्या है तीसरा वर्ष हो गया, यहाँ चौथा वर्ष, ऐसा मान लेते हैं प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 20% बढ़ रहा है, ऐसे करके फिर से 20% बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से जो बढ़ा है इसका अंतर जो यानी कि कितना बढ़ा है, तो 86.40 रुपया बढ़ा है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो बढ़ा है 20%, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में क्या था, दूसरे वर्ष के अंत में मतलब यहाँ क्या था। तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ यदि हम इस बात को समझें कि ये जो बढ़ा है एक केवल 20% बढ़ा है, तो यहाँ के लिए जो होगा वो 100% होगा क्या, यहाँ के लिए क्या होगा 100%। तो हम ऐसा कहें 86.40 को हम 20 से मतलब 20% बढ़ा है इसलिए 20 से भाग देके हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी जो तीसरे साल में क्या था इसके विषय में हमको जानकारी हो जाएगा। लेकिन तीसरे साल में जो जानकारी होगा इस बात को कह सकते हैं कि यदि यहाँ मान के चलिए कि 100% रहा होगा, तब जो 20% बढ़ा तो यहाँ तो 120% हो गया होगा, यानी हम ये जो रिजल्ट है तो इस रिजल्ट को हम ऐसा कह सकते हैं कि तीसरे साल में इसको जिसको 100% हम मान रहे हैं वो दूसरे साल के नज़र में 120% है। तो इस बात को हम क्या करेंगे कि इसको हम 120 से भाग देंगे, क्या करेंगे 120 से भाग देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि हमको दूसरे साल में पहुंचना है, तो दूसरे साल के नज़र से इसको देखते हुए हम दूसरे साल में बदल रहे हैं इसको, यानी 120 से भाग देते के या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बस इसको हम सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए इसके मतलब को हम लोग हटा के यहाँ 00 लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको काट देते हैं ऐसा कि 0 से 0 काट सकते हैं, 10 दूना के 20 हो जाएगा। और इसको काम कर लेते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 0 हो जाएगा। और 12 से काट लेते हैं एक ही बार, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 4 3 7 7 हो जाएगा, तो 12 8 96, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, 0 यानी 360 हो जाएगा। 360 में 10 से मल्टीप्लाई करके आप समझ रहे होंगे, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करने ये तो पूरा कट गया है, 360 हमारा क्या हो जाएगा लास्ट रिजल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बताया जा रहा है कि श्रीमती गुप्ता के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है और 8% के चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से इतना रुपया को निवेश करता है 1 साल के लिए, तो सावधि जमा, यहाँ देखिए एक नया शब्द मिल रहा है। सावधि जमा का मतलब होता है कि उसका पूरा कितना जमा है, इसके विषय में कहा जा रहा है कि उसका जो टाइम ऑफ पीरियड पूरा हो जाता है तो उस समय तक उसकी अवधि जब पूरी हो जाती है तो उन्हें कितना रुपया मिलेगा, इसके विषय में पूछा जा रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। 50,000 रुपया जमा हुआ है, कितना 50,000 रुपया जमा हुआ है, 8% के रेट से जमा हुआ है लेकिन अर्धवार्षिक। तो पहली बात है कि जब 8% है तो अर्धवार्षिक है तो आधा होके 4% हो जाएगा। और जब 1 साल के लिए जमा हुआ है तो जो टाइम 1 साल बताया जा रहा है, सही मायने में जो टाइम है वो 2 टर्म के लिए है, तो इसको हम टाइम को 2 मान लेंगे। इस हिसाब से 4% का जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम 1/25 लिखेंगे। कई तरीका है, बेसिक समझने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, नहीं तो हम शॉर्टकट यहाँ बता रहे हैं। 25 से क्या करेंगे हम 1 बढ़ा के 26 करेंगे, 2 बार के लिए है इसलिए हम इसको 2 बार करेंगे, 26 हो जाएगा। 25 में 25 से 625 हो जाएगा और 26 में 6 से 26 से तो 600 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा।
हमको जो बताया जा रहा है जमा किया गया है इतना पैसा, तो हम क्या कर ले रहे हैं 50,000 यहाँ इसके बराबर लिख ले रहे हैं और एक अनुपात का वैल्यू निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इसको करेंगे तो ऐसा काम कर लेते हैं, 25 से कटेंगे तो 25 से 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। फिर से 25 काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, तो 5 चौके 20 और चौके 80, कितना है 80। इसको आप समझ रहे होंगे। फिर इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छके 48 हो जाएगा। और देखिए यहाँ एक जीरो तो बैठे गए हैं, 8 छक्का 48, 8 सात 56। आगे हमको बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए हमें लास्ट में यहाँ 08 आंसर आने वाला है, लगा देंगे। तो चलिए देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो बताया जा रहा है कि 6 कमीजों का अंकित मूल्य इतना है, 12.5% का छूट देकर इतना रुपए में कितने कमीज को खरीदा जा सकता है। सबसे पहली बात है कि 12.5% का जब छूट दिया गया तो उसे कितना में बेचा गया होगा। समझिए पहले कि 8400 रुपया में 6 कमीज मिल रहा है, तो एक कमीज का दाम 6 से भाग देने के बाद निकलेगा। 12.5% का छूट दिया गया है, 12.5% का जब छूट दिया गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 12.5% का वैल्यू लिखिए सबसे बढ़िया। 12.5% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भाई, तो बोले सर 1/8 होगा, यानी 8 में 1 की छूट दी गई है। 8 में 1 की छूट दी गई है, इसका मतलब 7/8 लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि एक का जो प्राइस होगा, यानी एक कमीज का जो अंकित मूल्य है यहाँ से हम निकाले और उसके छूट के बाद क्या दाम लगने वाला है वो यहाँ निकाल दिए। तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, आप इसको आगे डायरेक्ट सोल्व कर लीजिएगा। 4900 में कितना कमीज मिलेगा, तो ये जो है एक कमीज का दाम है, तो हम 4900 में भाग देंगे तभी हमको निकल पाएगा। चलिए इसको हम बना ही देते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं 8 से 8 एक कम 8, 8 5 40, तो 5 लगाना होगा, फिर यहाँ एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 6 से तो कटने वाला है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई सॉरी डिवाइड दे देते हैं। 4900 में हमको भाग देना है, क्या करना है इसको हटा देते हैं। 4900 में हमको भाग देना है किससे, इस प्राइस से। तो प्राइस से भाग देने का मतलब है कि इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उल्टा करके, तो बात समझ आएंगे आप लोग। देखिए 1050 मल्टीप्लाई बाई 7, और एक जो नीचे है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 से इसको काट लेंगे तो 7 से कितना बार में कटेगा, 7 के साथ 3, 7 5 35, जीरो, यानी 150 बार में कट रहा है क्या। अब देखिए